नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। जेन जी यानी युवाओं का और छात्रों का प्रदर्शन जंतर मंतर पर, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो उसने ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस प्रदर्शन का जो एक इम्पैक्ट है, उसका जो असर है, वो कहीं कमज़ोर होता दिखाई पड़ रहा है। जगह जगह जेन जी की चर्चा हो रही है। बीजेपी के तमाम लोग जेन जी को आड़े हाथों भी ले रहे हैं, उनको डिफेम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये दिखाई पड़ रहा है कि राजनीति में भी, चुनावी राजनीति में भी इसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। 3 सीटों पर जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए थे, उसमें बिहार की बांकीपुर सीट है, पटना की, और इसके अलावा मध्य प्रदेश की दतिया सीट है और गुजरात की एक सीट है। इन तीनों सीटों में जो 2 सीटें थी और दोनों ही बीजेपी के कब्जे की थी, बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया, इन दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की हार होती दिखाई पड़ रही है। दोनों ही सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट काफी पीछे चल रहे हैं और यहां अब यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि चुनावी राजनीति पर भी इस जेन जी का कितना असर है, जिसको इतना हल्के में लिया जा रहा था। हालांकि प्रधानमंत्री ने कोशिश जरूर की कि रील्स बनानी शुरू कर दी और जेन जी के साथ उन्होंने सीधा संवाद स्थापित किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी जेन जी भी चाहता है कि प्रधानमंत्री उनसे रील में बात ना करें, आकर संसद में बात करें, जो मांग वहां पर विपक्षी दलों के लोग कर रहे हैं। संसद की कार्यवाही आज जब फिर शुरू हुई तो यही तमाम मुद्दे कि आखिर जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बर्बरतापूर्ण तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उसको लेकर कोई बयान गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं दे रहे हैं। संसद में इसको लेकर प्रदर्शन हुआ, चंदा चोरी को लेकर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, बहुत सारे मुद्दों पर सरकार घिरी है, लेकिन संसद और के दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार स्थगित की जा रही है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। लेकिन अमलेंदु जी, अब ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो इसका इम्पैक्ट था वो चुनावी राजनीति पर भी असर करेगा, ये स्पष्ट हो गया है। बिल्कुल समीर जी, चुनावी राजनीति पर भी इसका असर दिखाई पड़ने लगा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जेन जी से तो मात खाई सरकार ने और अब जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी मात खाने की तरफ बढ़ रही है। यहाँ एक ये बता दें कि दतिया में जो है वो कांग्रेस की सीट थी और उनके विधायक थे राजेंद्र भारती, तो उनका चुनाव रद्द हो गया था, उनके स्थान पर यह उपचुनाव हो रहा है। और नरोत्तम मिश्रा जो पिछली बार चुनाव हारे थे, उनका बीजेपी ने इस बार टिकट काट दिया। तो नरोत्तम मिश्रा नहीं, वहाँ से कोई अंशुमान तिवारी या क्या तिवारी जो है वो आशुतोष तिवारी वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये वहाँ से है, तो दोनों जगह बीजेपी इस समय पीछे चल रही है। आगे क्या होता है ये देखा जाएगा, लेकिन दोनों जगह 4-4 राउंड हो चुके हैं। चारों राउंड में बीजेपी दोनों जगह पीछे चल रही है। प्रशांत किशोर 3700 वोट से लगभग आगे हैं और वहाँ जो घनश्याम सिंह जो दतिया में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो लगभग 800 वोट से आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, और शुरुआत से ही ये इन दोनों सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। यानी इसका इन दोनों ही सीटों पर, और आपको बता दें कि जो पटना की बांकीपुर सीट है वो नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी, क्योंकि वो राज्यसभा पहुंच गए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। इसका मतलब ये कि इस सीट पर बीजेपी की एक तरीके से प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी और इस सीट से नितिन नवीन कई बार चुनाव जीत चुके हैं। दतिया सीट भी वो कांग्रेस के कैंडिडेट का चूंकि वहां पर उनकी सदस्यता चली गई, वो इसलिए वहां पर उपचुनाव कराना पड़ा, लेकिन वहां वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से कहा जाए तो परंपरागत सीट थी दतिया। नरोत्तम मिश्रा वहां से कई बार चुनाव जीते हुए थे। तो इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी की हार या उनका अभी पीछे लगातार चल ये बता रहा है कि वहां जिस तरीके से वोटिंग हुई है, उन सारी चीजों पर, जंतर मंतर के प्रदर्शन का, छात्रों की समस्याओं का, छात्रों की जो मांगे हैं, और इन सब से ज्यादा जिस तरीके से उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई, उसका असर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, आंदोलन को दबाने की कोशिश की, दबाने से ज्यादा उसके बाद जिस तरीके की दमन की कार्रवाई की जा रही है छोटे छोटे बच्चों के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ, उसके बाद भी यानी आपने समझौता किया, उस समझौते को भी आप तोड़ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों पर जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर एक गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। और सोशल मीडिया पर हम लोग इसकी प्रतिक्रियाएं समीर जी देख भी नहीं कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जेन जी और जेन अल्फा जो हैं, वो किस तरीके से सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हैं संसद
संसद की, यहां भी हम देखेंगे किस तरह से सरकार के खिलाफ वहां पर विपक्ष नारेबाजी कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि सदन के भीतर तो किसी भी विपक्ष के किसी मुद्दे पर चर्चा की अनुमति वहां दी ही नहीं जा रही है। तो फिर मजबूरन उसको संसद परिसर में अपनी बात को, ताकि वो लोगों तक पहुंच सके, उसको उठानी पड़ रही है। देखते हैं ये प्रदर्शन किस लिए हो रहा है, चंदा चोरी को लेकर और इसके अलावा जो छात्रों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज हुआ है उस पर गृह मंत्री के जवाब को लेकर और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर। देखते हैं इस प्रदर्शन को। तो ये वहां पर नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन, वहां जो बैनर लिए हुए हैं भाजपा का, गोरख धंधा राम मंदिर का खा गया चंदा, इस तरह से, और मांग हो रही है गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की, और उनके खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। हाँ बिल्कुल, उनके खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। और ये समीर जी, नारेबाजी वहाँ नारे लग रहे हैं कि अमित शाह कायर है, यानी अमित शाह का इस्तीफा जो है वो लगातार मांगा जा रहा है और इस पर कोई समझौता करने को विपक्ष तैयार नहीं है। ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है। आज समीर जी इसी मांग को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई स्थगित हुई। लोकसभा में तो जैसे ही ओम बिरला साहब आए, उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में जो पदक जीते हैं उन खिलाड़ियों को बधाई दी सदन की तरफ से, और जैसे ही उन्होंने कहा कि प्रश्न संख्या, इतना बोलते ही सदन के अंदर जो था वो शुरू हो गया कि अमित शाह को सदन में मिला, अमित शाह को सदन में मिला, और उसके बाद फिर सत्ता पक्ष जो है काफ़ी हंगामा करने लगा। तो सत्ता पक्ष के हंगामे के चलते फिर सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, चूंकि विपक्ष लगातार अमित शाह को बुलाने की मांग कर रहा था। पूरा पिछला हफ्ता अमलेंदु जी सत्ता पक्ष के इसी हंगामे के कारण, चूंकि गृह मंत्री को बुलाने की मांग कर रहा है कि गृह मंत्री आकर बयान दे, और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ये सदन से नदारद हैं, वहां आ ही नहीं रहे हैं। अब क्यों नहीं आ रहे हैं इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन देखते हैं किस तरीके से जैसे ही ये मांग शुरू होती है, संसद के सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है ये सवाल, इस पर भी हम लोग आएंगे। पहले देख लेते हैं कैसे स्थगित की गई लोकसभा की आज की कार्यवाही। प्रश्न संख्या 201, क्या पहले से ही फैसला करके आते हो क्या कि सदन नहीं चलने देना? मुझे लगता है आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपनी अपनी सीट पे विराजे, प्रश्नकाल को चलने दें। लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन बाधित करना उचित नहीं है। सदन में चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बोलिएगा। तो ये वहां पर फिर से एक बार संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई। पूरा पिछला जो हफ्ता है इसी उसमें चला गया कि सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण यहां मांग की जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह बर्बर तरीके से जो 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ है जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के ऊपर, उसको लेकर वो जवाब दें कि आखिर वो साधारण वर्दी में, यानी आम वर्दी में, आम लोगों की वर्दी में वहां पर छात्रों पर हमला करने वाले कौन थे, पैलेट गन से गोली मारने वाले, छर्रे मारने वाले कौन लोग थे, इन सब पर जवाब दे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह सदन में नहीं आ रहे, ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में। बिल्कुल समीर जी, कहीं नहीं आ रहे हैं, लेकिन पुणे पहुंच जा रहे हैं। हाँ।
सदन में बताया गया। कार्यक्रम रद्द थोड़ी हाँ, कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। संसद के अंदर भी आ रहे हैं, केवल सदन में नहीं आ रहे। बस सदन में नहीं आ रहे, अपने दफ्तर में आके बैठे वहाँ बैठ रहे हैं, संसद भवन में जाके अपने दफ्तर में बैठे हैं, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। तो ये पूछा जा रहा है और बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं समीर जी। और हमारा मीडिया पूछ रहा है कि आज धोती तो बड़ी अच्छी पहनी है, धोती अच्छी वायरल हो रहा है, खूब वायरल हो रहा है। तो आजकल धोती पहन रहे हैं अमित शाह जी, तो ये एक बड़ी खबर हो गई है। तो गनीमत है कि अभी किसी ने ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चलाई कि आज अमित शाह धोती पहनकर संसद पहुंचे, वरना ये भी चलाई जा सकती है सभी जी। हो सकता है, हाँ, हमने ये बात सही, हमने कौन से देखे कि नहीं चलाई है। लेकिन समीर जी, अमित शाह का इस्तीफा लगातार मांगा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो भी कुछ 20 जुलाई को हुआ उसके पीछे अमित शाह हैं, अमित शाह के आदेश पर ही ये हुआ। और अगर अमित शाह के आदेश पर नहीं हुआ तो सदन के अंदर आए अमित शाह, सदन के अंदर वक्तव्य दें और बताएं कि जो सदन की जो लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से पैलेट गन चलाई गई, जिस तरीके से कील लगी लाठियों से छात्रों को पीटा गया, और अभी भी जो पुलिस अत्याचार कर रही है छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, ये किसके आदेश पर हो रहे हैं और जिसके आदेश पर हो रहे हैं उस पर क्या कार्रवाई हुई, बिल्कुल ये सवाल पूछा जा रहा है। और राज्यसभा की भी कार्यवाही किस तरीके से स्थगित की गई है उसको भी हम लोग देखते हैं। वहां भी ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर जवाब कौन देगा, या फिर इसका जवाब है नहीं, अगर नहीं है तो फिर इस्तीफा दें गृह मंत्री, क्योंकि इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर आप गोली चला देंगे, आप डंडों से पीट देंगे और कील लगे हुए डंडों से मारेंगे, और वो भी पुलिस के लोग तो मारेंगे ही मारेंगे, उनके साथ जो सिविल वर्दी में लोग हैं वो भी उनको मारेंगे। तो आखिर ये सिविल वर्दी वाले कौन लोग हैं जो पुलिस के साथ छात्रों के ऊपर इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। देखते हैं राज्यसभा की कार्यवाही जब आज स्थगित की गई है तो वहां पर किस वजह से, और यहां भी सत्ता पक्ष के हंगामे की वजह से। More than 7 lakhs criminal appeals were pending before the various high court. Hidden within this staggering numbers are thousands of appeals against the acquittal, sir. If we are not listening, then if you then they will be shouting. Through patriotic investigation, courageous witnesses and scientific evidence can ultimately fail, not because the evidence was weak, but because the appeal remains unheard for too long. The House will meet again at 2 p.m. today. तो ये वहाँ भी राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई, और इस तरीके से जो कह रहे हैं बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने वहाँ पर सदस्यों को बताया, स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में, अमलेंदु जी, कि किस तरीके से लोकतंत्र कैसे चलेगा, और यह कहा उन्होंने किस तरह से ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ और भी कहना चाह रहे थे, या 2-4 बार अगर ऐसे ही स्थगित करना पड़ जाए तो वो विपक्षी सांसदों को इसको एक तरीके से अपराध भी बता देंगे, क्योंकि उनको कार्यवाही से बाहर तो निलंबित कर ही देते हैं, पूरी की पूरे संसद को कर देते हैं। और वो अभी मुझे कल्याण बनर्जी पूरे सत्र के लिए निलंबित कर ही दिए गए हैं, बेचारे पोस्टर टांग कर बाहर अपनी बात सुनाते रहते हैं। हाँ, कल्याण बनर्जी बताते रहते हैं कि 20 गद्दार अंदर है, मैं बाहर हूँ, तो ये बताते रहते हैं कल्याण बनर्जी। लेकिन समीर जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि बिरला जी ने कहा कि ये उचित नहीं है, ये नहीं बताया कि ये अपराध है, क्योंकि बता रहे थे कि कोई अगर गेरुआ वस्त्र पहनकर अगर संसद परिसर में आ जाएगा तो ये अपराध है, कार्रवाई की जाएगी, ये बता रहे थे। सदन के भीतर कोई आएगा तो, हाँ, सदन के भीतर कोई आएगा नहीं। अच्छा, और वहाँ केदारनाथ में जाके कोई गुफा में बैठ जाएगा गेरुआ वस्त्र पहनकर, या वो कौन सी जगह थी तमिलनाडु में जहाँ जाके बैठ गया था कोई गेरुआ वस्त्र पहनकर मोटी मोटी रुद्राक्ष की माला डाल के, अरे वो तो शंकराचार्य जो जाके बैठ गया था, उस पर क्या करेंगे बिरला साहब। तो ये समझिए, लेकिन वो ठीक है, सदन नहीं चलाना है उनको, नहीं चलाएं, लेकिन कम से कम अमित शाह जी को तो सदन के अंदर ले आए, लोग देख तो लें, देश देख तो ले कि सदन के अंदर अमित शाह जी कैसे लगते हैं धोती पहनकर। लेकिन वही बात है कि आखिर स्पीकर ओम बिरला हो चाहे राधा कृष्णन जी हो सभापति, ये एक बार विपक्ष से पूछ तो सकते हैं कि आखिर आप क्यों बुलाना चाहते हैं, और अगर उनकी मांगे उचित लग रही हो तो गृह मंत्री से एक बार कह तो सकते हैं कि एक बार आप आ जाइए। क्यों बुला रहे हैं, इसका जवाब भी प्रमोद तिवारी सदन में दे चुके हैं, वो बैठ हमने दिखाई भी थी, और उन्होंने कहा था कि भाई हम उनको अपने घर थोड़ी बुला रहे हैं, वो मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सरकार में नंबर 2 के, उन्हें सदन में आना चाहिए। आने का ना मन हो तो गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे, या फिर इंस्टाग्राम पे आके रील बनाए मोदी जी की तरह। भैया अगर देश का काम नहीं करना है तो जाके इंस्टाग्राम पे रील बनाओ, मोदी जी देश का काम नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, तो आप भी इंस्टाग्राम पे रील बनाइए। आप इंस्टाग्राम पे रील भी नहीं बनाते, विदेश भी नहीं जाते, फिर सदन के अंदर क्यों नहीं आ रहे? तो यही तो विपक्ष पूछ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विपक्ष यही पूछ रहा है, लेकिन विपक्ष को इन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। जैसे ही सवाल पूछा जाता है सत्ता पक्ष हंगामा करता है,
और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है पीठासीन अधिकारी की ओर से, और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। अब मानसून सत्र इसी तरीके से लग रहा है निकल जाएगा, क्योंकि पिछले कई सत्र संसद के यूं ही निकलते रहे हैं और उसमें बिना कोई कामकाज किए हुए। हालांकि 2 विधेयक तो पारित हो गए हैं, महत्वपूर्ण कुछ विधेयक पारित हुए हैं, उनको सरकार ने पारित करवा लिया और विपक्ष उस पर सहमत हो गया कि जरूरी काम नहीं रुकना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो कह रहा है कि यहां पर आम जनता से जुड़े हुए भी ये जरूरी चीजें हैं जिन पर स्पष्टीकरण आना चाहिए, वो क्यों नहीं सरकार की ओर से दिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और वहां जब ये इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है तो पूरा विपक्ष संसद परिसर में यानी सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहा है और अपनी बात को बाहर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मकर द्वार पर पेपर लीक को लेकर भी प्रदर्शन हुआ, किस तरीके से, जरा उसको भी हम देखते हैं। पूरा का पूरा विपक्ष उसमें एक साथ वहां प्रदर्शन कर रहा है पेपर लीक को लेकर। देखते हैं वहां भी किस तरीके के नारे लग रहे हैं। और यहाँ ये तमाम मुद्दे, और उसमें एक बड़ा बैनर ये भी लगा हुआ है कि अमित शाह संसद से क्यों गायब है। अमलेंदु जी, बिल्कुल, अमित शाह संसद से क्यों गायब है? अमित शाह संसद में आए, तबीयत ठीक नहीं है तो इस संसद में डॉक्टर भी रहता है, बिल्कुल है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि संसद भवन के अंदर तो आप आएंगे, वहाँ आपकी तबीयत ठीक है, सदन के अंदर आने में आपकी तबीयत खराब हो जाए। और अगर नहीं, किसने लक्ष्मण रेखा, हाँ, किसने चीज दी है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भाई सदन के अंदर आइए, अपना काम बताइए, आप सदन के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं, देश का काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तनख्वाह आप देश से लेंगे, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से लेंगे और काम करेंगे बीजेपी का नगरी द्वारे घूम घूम के, ऐसा थोड़ी होगा। तो देश का काम कीजिए, सदन के अंदर आपकी जिम्मेदारी है। विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है। बिल्कुल ये सवाल पूछ रहा है, और अगर संसद के भीतर, सदन के भीतर सांसदों को सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी जा रही है तो जाहिर सी बात है कि वो सवाल बाहर पूछे जा रहे हैं और वो विपक्ष वहां पर प्रदर्शन कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है। सुनते हैं क्या कह रही है यहाँ पर डिम्पल यादव, जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, कि सरकार क्यों मुद्दों से घबरा रही है। अगर उसके पास जवाब नहीं है तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा, और जवाब नहीं है, जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर इस्तीफा देना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं। चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, चढ़ावा चोरी पर अभी हम लोग वो तस्वीरें भी देखेंगे। आज उससे उत्तर प्रदेश विधानसभा का भी मानसून सत्र शुरू हुआ है और वहां भी जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है। वहां भी सरकार से इस पर जवाब मांगा जा रहा है। वहां भी आएंगे, पहले सुन लेते हैं डिम्पल यादव क्या कह रही हैं, सांसद समाजवादी पार्टी की। राहुल गांधी पे एफआईआर दर्ज हो गया है, कैसे? दिस इज जस्ट टू डिफ्लेक्ट द इशू, एंड ये जो सरकार है इज अ कंप्लीट सेंस ऑफ डिसइल्यूजमेंट इन द गवर्नमेंट, एंड पीपल आर डिसअपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि जिस तरह से चंदा चोरी करी गई, जिस तरह से जमीनों के घोटाला करे गए राम जन्मभूमि को लेकर, तो मैं समझती हूँ कि ये सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और आज तक एक भी एफआईआर नहीं हुआ। बड़े बड़े लोग, आखिरकार जो चंदा और जो दान का जो पैसा था, जो लोगों ने धातुएं जो दी थी प्रभु श्री राम के चरणों में जो अर्पित करी थी श्रद्धा के भाव से, निष्ठा के भाव से, वो आखिरकार गई कहाँ? और ये जो हजारों करोड़ का जो घोटाला हुआ है, किस पे एफआईआर दर्ज करी आपने? क्या आपने ऊपर तक लोगों को पकड़ने का कुछ कार्य किया? पप्पू यादव पे हमला भी हो गया जिस इट इज जस्ट ऑल टू डिफ्लेक्ट द इशू, दैट इज। तो ज़रूरी मुद्दों पर यहाँ कोई चर्चा नहीं हो रही है। और यहाँ अगर पप्पू यादव ने ये वहाँ एक नुक्कड़ नाटक जैसा चंदा चढ़ावा चोरी को लेकर एक वहाँ पर दृश्य क्रिएट कर दिया, तो उस पर उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। एफआईआर तो छोड़िए, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर उनके ऊपर हमला कर दिया गया, और जो हमला करने वाले हैं वो बताए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तमाम मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें हैं, वहाँ के डिप्टी सीएम के पास और तमाम दूसरे नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अमलेंदु जी, बिल्कुल समीर जी, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और राहुल गांधी के खिलाफ भी, हाँ, राहुल गांधी के खिलाफ भी एफआईआर है। पप्पू यादव चढ़ावा चढ़ा रहे थे, हाँ, चढ़ावा मतलब चढ़ावा चढ़ाने वाला जो है उस पर एफआईआर हो जाएगी, और जो चढ़ावा लेके भाग गया, जो चढ़ावा चोर है, उसको बचाया जाएगा। ये गजब जो कानून चल रहा है मोदी जी के राज में, यही डिम्पल यादव कह रही हैं कि जो चढ़ावा चोर है उसको बचाया जाएगा और जो चढ़ावा देगा उस पर एफआईआर दर्ज होगी। समीर जी, आपने तो नहीं दिया था कुछ? मैंने तो नहीं दिया था चंदा वंदा, ना मैं चढ़ावा देता हूँ। नहीं, हम लोगों के यहाँ होता है कि आप चढ़ावा या चंदा ये धार्मिक मकसद से जो कुछ देते हैं तो ये इसको गुप्त दान कहा जाता है। ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं कि हमने इतना पैसा दिया था।
नहीं, हम तो खैर हमारे यहाँ तो चढ़ावा मतलब आता है, चढ़ाया जाता है, तो हम तो चढ़ावा देते दिवाते नहीं हैं हम तो लेते हैं चढ़ावा बहरहाल। लेकिन समीर जी, ये जो चढ़ावा का चोरी का मसला है, ये बीजेपी के गले की फांस बन गया है और इसमें सीधे सीधे आरएसएस लपेटे में आ रहा है और प्रधानमंत्री खुद स्वयं आ रहे हैं, चूंकि वो ट्रस्ट जो था वो प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया था। ट्रस्टी सारे प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र सब नियुक्त किए गए। चंपक राय जो जिनको चंपत राय जिनको वो शक्ति सिंह गोहिल क्या कह रहे थे उनको, वो कुछ इसी तरह से उन्होंने कहा था। हाँ नहीं, उन्होंने कुछ बड़ा क्या और कौन से राय को उन्होंने कुछ कहा था, नालायक राय या कुछ इस तरीके का कहा था। वो जो हैं उनको बचा दिया गया है, उन पे कोई एफआईआर नहीं है। एफआईआर किस पे हो गई है? पप्पू यादव पे एफआईआर हो गई है, राहुल गांधी पे एफआईआर हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि वो मुद्दा वो सदन के बाहर उठा रहे थे, इसलिए कि सदन के भीतर उस पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन बाहर तो ये मुद्दा उठता रहेगा, क्योंकि ये मुद्दा वहां पर तमाम करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं संजय राउत। उन्होंने भी इस पर कहा है कि प्रधानमंत्री की खामोशी बहुत कुछ कह रही है और प्रधानमंत्री अभी तक जो मुद्दे उनको सूट नहीं करते हैं उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। उस पर उन्होंने कोई रील नहीं बनाई कि चढ़ावा चोरी जैसी बातें लोगों को नहीं करनी चाहिए। छात्रों को जो युवा आए थे उनमें से दो चार ने जो कुछ गालियां दी थी उस पर वो आहत हो गए, लेकिन भगवान राम के मंदिर को जिन लोगों ने लूट लिया उन पर उन्होंने कोई रील नहीं बनाई अभी तक। उन पर कोई रील नहीं बनाई और यहाँ के बच्चों को बता रहे थे कि अगर दांत के बीच में जीभ आ जाती है तो जीभ काट कर नहीं फेंक देते हैं। और ये नहीं मालूम प्रधानमंत्री को कि डिक्टेटर यानी कितनों की डिक्टेटर्स की दांत जो हैं वो लोगों ने तोड़ दिए, जनता ने तोड़ दिए हैं। तो तानाशाह बनने की कोशिश मत कीजिए। जनता जो है वो जीव नहीं है और आप तानाशाह नहीं है कि आपके दांतों के बीच में जीभ आ जाएगी। तो ये इस तरह की उपमाएं नहीं देनी चाहिए। लेकिन चढ़ावा चोरी पर तो आप कुछ बोलिए। हाँ बिल्कुल, आखिर उस मुद्दे पर भी तो बोलिए, लेकिन आप नहीं बोल रहे। पर आप क्या पूरी दुनिया को पता है कि आखिर आप उसमें मुख्य भूमिका है। आपने वो ट्रस्ट बनाया और उसी ट्रस्ट के लोगों ने वहां पर ये लूट मार की है। ये वहां पर लगातार आरोप लग ही नहीं रहे हैं, बहुत सारे सबूत वहां पर दिए गए हैं। दो दो बार एसआईटी बनानी पड़ रही है। ये अलग बात है कि दो दो बार में एसआईटी क्या ढूंढ कर लाई है अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और कुछ वहां पर केवल छोटे मोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के अलावा अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। पहले सुनते हैं संजय राउत को, क्या कह रहे हैं। पीएम मोदी ने फॉरगिवनेस दी है यूथ को, कहा है कि मैं फॉरगिव करता हूं। मोदी जी ने कहा है कि मैं वो बच्चों को माफ कर रहा हूं। बात ऐसे कि बच्चे कहाँ गए थे उनके दरवाजे पर कि प्रधानमंत्री जी जंतर मंतर पर हमने आंदोलन किया, हाँ हमें माफ कर दीजिए। बच्चे ने तो आपसे माफी नहीं मांगी, तो आप क्यों माफ कर रहे हो? बच्चे तो अभी डटे हुए हैं लड़ने के लिए, वो लड़ेंगे। तो ये नया नया स्क्रिप्ट बनाते हैं और इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं, छोड़ दीजिए। राम टेम्पल की स्क्रिप्ट जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गई, पप्पू यादव कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है। राम मंदिर में चोरी हुई है 1400 करोड़ की लगभग। दान पत्र से 550 करोड़ का गायब होना ये गंभीर मामला है। राम मंदिर के लिए हम सभी ने आंदोलन किया, खून बहाया है, जेल में गए हैं। तो राम मंदिर में चोरी होती है तो हम सबका अधिकार है, हमारा आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। तो हम जरूर सवाल पूछेंगे। पप्पू यादव जी के ऊपर हमला होता है, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। यहाँ पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं चढ़ावा चोरी को लेकर, जो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में वहाँ पर लूट हुई है। और लूट उसको डकैती की उपमा वहीं पर मंदिर के वहाँ जो निर्माण समिति थी उसके अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा था। हालांकि एक और बड़ा वहाँ पर अभी घोटाले की खबरें आ रही हैं। अब उसमें जब आगे क्या डेवलपमेंट होगा तो वो भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, इस पर लोक संसद से लेकर और विधानसभा तक में इस पर चर्चा कराने की मांग हो रही है, क्योंकि चर्चा अगर होगी तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी, उस सदन के भीतर आएंगी, निकलकर बाहर तो आ ही रही हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत सारे दस्तावेज आए हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि कैसे वहां पर बिल्कुल प्लान्ड वे में नियोजित तरीके से ये सारी लूटपाट की घटनाएं वहां पर उसको अंजाम दिया गया है। बहरहाल यहां जिस तरीके से कल ये जो जेन जी जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर, उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जा रही
रही है, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रील बनाकर उनको माफी दे रहे हैं। हालांकि वही बात कह रहे हैं संजय राउत की, आपके घर पर तो जाकर उन्होंने गालियां दी नहीं थी, वो तो अपनी बात को पहुंचाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे थे। तो आपको उनकी बात कम से कम सुननी चाहिए थी, आपने नहीं सुनी। तो फिर उसमें कुछ ऐसे भी थे जो वहां पर गालियां दे रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और 15 साल की एक लड़की को जिस तरह से सोशल मीडिया पर उसके माफीनामे को वायरल किया जा रहा है, उस पर भी सरकार गिरी हुई है अमलेंदु जी। 15 साल की यानी माइनर बच्ची को आप उसका माफीनामा और उसको तमाम लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उसको वायरल कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डर गई है एफआईआर को लेकर। अब एफआईआर होती तो उस पर कितनी बड़ी सजा हो जाती, गाली देने को लेकर। आप उस पर कार्रवाई करिए, आप माफ क्यों कर रहे हैं? माफ करने की बजाय आप क्यों गाली दी जा रही थी, इस पर मनन करते, इस पर अगर आप रील बनाते तो कहीं बेहतर होता। और समीर जी, नाबालिग बच्ची के ऊपर आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, आइडेंटिटी उसकी रिवील कर रहे हैं। वो कहाँ गए? वो कानूनगो साहब कोई कहलाते हैं बड़े, उसके कहीं भी बच्चों का कुछ मामला है तुरंत नोटिस भेज देते हैं। कहाँ गए वो कानूनगो साहब? बाल संरक्षण अधिकार आयोग के जो क्या हैं कुछ क्या नाम है उनका, प्रियंक कानूनगो। हाँ, वो कहाँ है? वो क्यों अब नोटिस नहीं भेज रहे इनको, किसी को, आईटी सेल को? ये बीजेपी के तमाम जो पत्रकार जो हैं, जो बीजेपी के आईटी सेल का काम करते हैं, इन सबको अब कोई सवाल इस पर नहीं उठाएगा। धमकियां जो हैं वो सब दी जाएंगी। ये धमकियां देने पर उतरे, मतलब धमकियों से ही अब देश चलेगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल। और यहाँ चढ़ावा चोरी को लेकर अगर कोई आवाज उठा रहा है और उस पर अपने तरीके से वहां प्रदर्शन कर रहा है, उसका डेमो दे रहा है, तो इस नाटकीयता को अपराध मान लिया गया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। यहां तक कि उसमें जो शामिल लोग भी थे उनमें राहुल गांधी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई। राहुल गांधी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज हो जाती है बनारस में। इसको लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है कि ये सब क्या हो रहा है। जॉन ब्रिटास हैं, सीपीएम के नेता और सीपीआई के सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं, एक बार उनको भी सुनते हैं। It's quite unfortunate that an opposition MB was manhandled, and those people who are having allegiance to the ruling party went to his house and forcefully entered his press conference and tried to manhandle him. If the ruling party wants to counter the charges, they have many avenues. Physical assault on parliamentarians is not the way to deal with it. It shows the mindset of the BJP and Sangh Parivar, and they are not tolerant to criticism. See what Pappu Yadav did in Parliament House complex was a skit. See, in politics all sorts of propaganda, political activities take place. When BJP was in the opposition, they had done so many things inside the parliament and outside the parliament. I still recollect the way in which they used to perform themselves. Now all of a sudden, they are becoming so impatient and intolerant, and they cannot stomach the criticism. They should learn that in parliament. तो ये जॉन ब्रिटास कह रहे हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो अपराधी हैं जिन्होंने गलत किया है उनको बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उनकी उस अपराध के बारे में आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ एफआईआर की जा रही है, यानी उनको एक तरीके से डराया धमकाया जा रहा है। कह रहे हैं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के एक सांसद के साथ बदसलूकी की गई और सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोग उनके घर गए और ज़बरदस्ती उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवा दी। अगर सत्ताधारी पार्टी आरोपों का जवाब देना चाहती है तो उनके पास कई रास्ते हैं। सांसदों के साथ मारपीट करना इसका सही तरीका नहीं है। इससे बीजेपी और संघ परिवार की सोच का पता चलता है। संसद में पप्पू यादव ने जो किया वो एक नाटक था। बीजेपी बहुत असहिष्णु होती जा रही है, वे आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है अमलेंदु जी की एक उनको मौका ये मिल गया, उनको लग रहा है कि यहाँ हमने चाहे नितिन नवीन के पैरों के नीचे हनुमान जी को नृत्य करा दिया, ये सारी चीज़ों को लोग भूल जाएंगे ये इन सारी हरकतों से। जी, वो जो नितिन नवीन के आगे हनुमान जी को नृत्य कराया, वो भी गेरुआ वस्त्र में थे हनुमान जी, तो नितिन नवीन पर भी एफआईआर होनी चाहिए। अगर आपकी भावना इससे आहत हो गई कि पप्पू यादव ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया, तो क्या यादव गेरुआ वस्त्र नहीं पहन सकता? या तो ये बताओ कि आपकी भावना इसलिए आहत हो गई कि वो यादव है और यादव ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया, तो ये बताइए इसलिए आपकी भावना आहत हो गई। तो फिर मोदी जी कैसे पहन लेते हैं भाई, योगी जी कैसे पहन लेते हैं? फिर ये भी तो राजनीति में ही है सब लोग। तो राजनीति में अच्छा, वो साक्षी महाराज हैं, वो गेरुआ वस्त्र पहन के जाते थे संसद में, तब तो बिरला जी को कभी आपत्ति नहीं हुई।
वो साध्वी क्या निरंजन ज्योति है क्या? साध्वी निरंजन ज्योति मंत्री भी है शायद, वो तो रही है। हाँ, आप तो कौन मंत्री कौन नहीं पता भी नहीं चलता ना समीर जी इस सरकार में। पता लगते हैं और वो दोनों आते नहीं संसद में, आते नहीं। तो ये तब अब भावना याद नहीं होती है बिरला जी की, लेकिन पप्पू यादव ने अगर गेरुआ वस्त्र पहन लिया तो ओम बिरला साहब की भावना भी याद हो गई जी। नितिन नवीन हनुमान जी का डांस करा रहे गेरुआ वस्त्र बना के, तब उनकी ये भावना याद नहीं हो रही। ना नितिन नवीन के खिलाफ कार्रवाई हुई और ना ही वो जो बहुरूपिया बना हुआ था, हनुमान जी का वेश धारण किया था, उस पर कोई कार्रवाई हुई। लेकिन क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा, कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, उनको भी सुनते हैं। जंतर मंतर पे पहले बच्चों के साथ क्या किया उन्होंने, अब एक सांसद के साथ क्या हो रहा है। ये कानून व्यवस्था की हाल है। अमित शाह से पूछिए कि भाई क्या हो रखा है, क्या हाल बना रखा है। तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से उन पर हमला हो रहा है, और ये बड़ी हैरानी की बात है अमलेंदु जी। और ये यहाँ भी आप देखिए कानून व्यवस्था का ही मामला, एक सांसद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई इस तरीके से पहुँच जाए, और वहाँ भी दिल्ली पुलिस वहाँ नहीं पहुँच पाती है, उसको ट्रेस नहीं कर पाती है। और 400 हैंडल्स जो थे वहाँ पर जंतर मंतर में प्रदर्शनकारियों से, उनको पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही थी। हालांकि पता नहीं कोई हैंडल का अभी तक कुछ आगे बढ़ा उसमें मामला कि नहीं, ये मालूम नहीं चल सका है कि कितने पाकिस्तानी शामिल थे उसमें। पाकिस्तानी शामिल थे ये पता नहीं चल सका है समीर जी। और मैं देख रहा था वो सोशल मीडिया पर खूब इस समय बच्चे जो है मजे ले रहे हैं इस समय मोदी जी के। अब वो एक बच्ची है वो वीडियो बना के कह रही है कि इन्हें ये तो मालूम पड़ गया कि 400 पाकिस्तानी हैंडल थे, इन्हें ये मालूम पड़ गया कि उस आंदोलन में 2800 जो थे वो अपराधी थे, लेकिन इन्हें अभी तक ये मालूम नहीं पड़ पाया है कि वो चंदा चोर कौन थे। ये इनको अभी तक मालूम नहीं पड़ पाया है। तो ये अब जिस तरीके की आप बातें करेंगे उसी तरह के आपको जवाब आएंगे। तो बच्चे इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पर उनको भी अपनी अभिव्यक्ति का एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, तो वहाँ पूछ रहे हैं। संसद में आप सदन में सांसदों को नहीं बोलने दे रहे हैं, तो संसद परिसर में वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल पूछना तो जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक जवाब उसका मिलेगा नहीं। लेकिन आप जवाब से कब तक भागते रहेंगे, अब उसका नतीजा भी दिखाई पड़ रहा है कि उसका आपको जो फायदा या नुकसान होना चाहिए, नितिन नवीन भले ही वहाँ पर अपने काफिले के नीचे वहाँ पर हनुमान जी को नृत्य करवा रहे थे, उन्होंने करवाया, उनके समर्थकों ने करवाया, लेकिन अब जब चुनाव आया तो वहाँ पर आपकी हार होती दिखाई पड़ रही है। एक जिसको कहते हैं कि वो पटना की वो सीट जो बांकीपुर है, वो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है, या किसी को खड़ा कर दो तो जीत जाए। हाँ, मतलब परंपरागत सीट के साथ साथ समीर जी और ज्यादा प्रतिष्ठा वाली सीट इसलिए कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उसने खाली की है, वो जी हाँ उसने खाली की है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, फिर उनको सांसद बनाया गया, इसलिए उन्होंने खाली की। ऐसा नहीं कि उनकी सदस्यता चली गई थी दतिया की तरह। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये भी वाजिब पॉइंट है। क्योंकि उनको राज्यसभा भेजा गया, क्योंकि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तो दिल्ली में ज्यादा रहे, दिल्ली में एक मकान उनको मिल जाए, इसलिए किया गया। तो इसलिए वो सीट खाली कराई गई, वो सीट खाली। अच्छा, आपने वहाँ कैंडिडेट भी बदला? जी हाँ, एक बार दूसरा, बिल्कुल दो बार वहाँ कैंडिडेट। तो इसके बाद भी अगर आप वहाँ हार रहे हैं, अभी खबर ये आ रही है 7वें राउंड के बाद प्रशांत किशोर 3811 वोट से आगे हैं। ये अभी ताजा और अपडेट आया अमलेंदु जी, मैं कहीं अभी देख रहा था कि शायद वो लीड लगभग 5000 वोटों की हो गई है। हो सकता है अभी अपडेट आएगा, आपको अभी बताएंगे। लेकिन ये लीड वहाँ जो प्रशांत किशोर है जनसुराज पार्टी से, वो लगातार एक बढ़त भी बनाए हुए है, और जो बढ़त का मार्जिन है वो भी बनाए हुए। हाँ, वो बढ़त का मार्जिन भी बनाए हुए हैं। और समीर जी, महत्वपूर्ण बात यहाँ एक और ये है कि अंदर खाने इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया था कि बीजेपी के खिलाफ अब समर्थन इनको प्रशांत किशोर को वॉकओवर दे दिया जाए। और ये हम जो है मतलब जो आ रहे हैं नतीजे, उसमें हम देख भी रहे हैं समीर जी। बिल्कुल, ये नतीजे जो आ रहे हैं। और यहाँ दतिया सीट, मध्य प्रदेश की दतिया सीट, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी लगातार पीछे बनी हुई है, और कांग्रेस उम्मीदवार वहाँ पर आगे बने हुए हैं। ये सीट वहाँ पर ये सीट भी परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक दबदबे वाली सीट मानी जाती थी। हालांकि यहाँ पर मौजूदा समय में खाली हुई थी, कांग्रेस के विधायक उस समय उसमें थे, लेकिन उसके पहले वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट रहे। अब वहां पर अमलेंदु जी तो उसके जो, हाँ, अविनाश जी कुछ अपडेट्स लेकर आए हुए हैं। बांकीपुर में 8 राउंड हो चुके हैं और प्रशांत किशोर 4556 वोटों से आगे चल रहे हैं। 8 राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर को वोट मिले हैं 15637, और जो बीजेपी के नीरज कुमार हैं उनको वोट मिले हैं 11081। तो 4556 वोटों से करीब से इस समय प्रशांत किशोर 8वें राउंड में लीड कर रहे हैं।
तो ये 8वें राउंड में प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं और ये लीड का जो गैप है, मार्जिन है, वो लगभग 4,500 से ज्यादा है, लगभग 5,000 का। तो वही हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ये लीड। और दतिया का कुछ अपडेट है? वहाँ भी 4 राउंड के हो चुका है, वहाँ का 4 राउंड का लगातार कांग्रेस आगे है, 833 वोट से जो है वहाँ आगे हैं। यानी वहां पर लड़ाई थोड़ी सी टफ है, लेकिन कांग्रेस लगातार आगे है। हाँ, दतिया में 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और वैसे खबर जो आ रही है अभी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नहीं है, 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 6 राउंड की काउंटिंग के बाद 1600 वोट से करीब से कांग्रेस पे जो कैंडिडेट हैं घनश्याम सिंह, वो लीड कर रहे हैं। वो तो वहां एक लीड का वहां भी मार्जिन बढ़ता जा रहा है और लगातार कांग्रेस कैंडिडेट बीजेपी कैंडिडेट के ऊपर लीड बनाए हुए हैं। धन्यवाद अविनाश जी, और अपडेट होगा तो आप जरूर बताइएगा दर्शकों को। लेकिन ये महत्वपूर्ण खबर है जिस पर हम आते हैं अमलेंदु जी, जो हम कह रहे थे कि दतिया की सीट ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने देखा था कि नरोत्तम मिश्रा हारे जरूर थे, बड़े कद्दावर नेता हैं, वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बताए जा रहे थे, दावा कर रहे थे उनके तमाम समर्थक, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया था। और जब टिकट काट दिया गया था तो उन्होंने क्या कुछ किया था दतिया में अमलेंदु जी, उससे ये पता लग रहा था, पहले से ही ये बात हो रही थी कि यहां पर ये बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं। समीर जी, खबरें ये भी हैं कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को सुबह से ही जो है नजरबंद कर दिया गया था पोलिंग वाले दिन। जी हाँ, घरों से नहीं निकलने दिया था। इस तरीके की भी खबरें आई हैं और ये खबरें आने के बाद समीर जी अब ये समझा जा सकता है कि अगर बीजेपी तब भी हार रही है तो अगर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को घर में बंद नहीं किया गया होता तो क्या हाल होता। सरकार आपकी है वहाँ जी, सरकार आपकी है और नरोत्तम मिश्रा जो है वहाँ से कई बार के विधायक हैं, गृह मंत्री रहे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे और अब पता नहीं क्यों हार गए, कैसे हार गए, वो अलग का मसला है। लेकिन अगर वहाँ इस तरह की चीज़ें हुई तो ये समझा जा सकता है कि ये समीर जी अब जो ताश का महल है वो धीरे धीरे अब दरक रहा है। पार्टी के भीतर जो एक हलचल जिसकी चर्चा हम लोग अभी पहले भी कर रहे थे और जंतर मंतर की घटना के बाद ये हलचल और ज्यादा बढ़ी है अमलेंदु जी, और खासकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जिस तरीके से लगातार घेरा जा रहा है, ये घेरने वाले लोगों में बीजेपी के भीतर के भी लोग हैं। जाहिर सी बात है, जो बीजेपी के भीतर के लोग हैं वो सीधे सीधे तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा कैसे उस प्रदर्शन में बीजेपी के तमाम जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों के परिवार के लोग उस प्रदर्शन में शामिल थे। लेकिन बीजेपी के ही एक सांसद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी समझे जाते हैं, वो उन्होंने कहा है कि वहां पर जो छात्र थे वो सब पंचर बनाने वाले थे, असली छात्र नहीं थे। उनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। अब वो कहां का है चूंकि उसको हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उस वीडियो को लेकर भी बड़ी चर्चा है अमलेंदु जी। यानी जो जंतर मंतर पर वहां क्रिएटिव तरीके से लोग वहां स्लोगन लेकर गए थे, नारे लगा रहे थे, वहां पर बैठे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, वो सारे उनको पंचर बनाने वाले दिखाई पड़ रहे थे और असली छात्र शायद उनके आसपास इर्द गिर्द रहते होंगे, वो ये बताना चाह रहे हो। हाँ, ये जो भी बताना चाह रहे हो, असली छात्र कौन से? असली छात्र तो वैसे बीजेपी वाले ही समीर जी, क्योंकि सबसे बड़े गुरु उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, तो यही सारे उनके जो भक्तगण हैं यही सब सारे छात्र हैं। बाकी तो अब कोई छात्रों का कोई सवाल ही नहीं, कोई छात्र है ही नहीं। अच्छा, पढ़ ही नहीं देंगे आप? हाँ, फीस इतनी कर देंगे, सरकारी स्कूल बंद करते चले जाएंगे और जो पढ़ने जाएगा उस पर लाठियां चलवाएंगे तो छात्र पढ़ेगा कहाँ से? तो यही पढ़ेंगे जो मोदी जी पढ़ाएंगे। बिल्कुल, तो वो उनके छात्र में तो सही कह रहे हैं। अब ये एक ब्रेकिंग खबर आ रही है अमलेंदु जी की प्रशांत किशोर की लीड जो है वो 5272 यानी 5272 वोटों की हो गई है। ये लीड लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है, यानी बीजेपी के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है, चाहे वो बांकीपुर के जो रुझान दिखाई पड़ रहे हैं या फिर दतिया सीट के जो रुझान दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, ये मतलब बीजेपी के लिए अच्छे संकेत किसी भी हाल में नहीं है और अब रील बनाने की बजाय मोदी जी को अब पार्टी के काम पर ध्यान देना चाहिए सही तरीके से। 18 घंटे पता नहीं आप पार्टी का कौन सा काम करते हैं, सारा काम तो ज्ञानेश कुमार कर देते हैं आपका, फिर आप क्या काम करते हैं पार्टी का? लेकिन लग रहा है नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब तो यही लग रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये परिस्थितियां बन नहीं तो पार्टी का काम करना शुरू कीजिए। देश का तो आप करते ही नहीं है, करेंगे भी नहीं, वो तो चलिए ठीक है, लेकिन पार्टी का काम जब 18 घंटे करते हैं वो तो कम से कम ईमानदारी से कर लीजिए। उसमें भी आप रील बनाने का समय निकाल लेते हैं। बिल्कुल, और यहाँ चढ़ावा चोरी को लेकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा आज से वहां भी मानसून सत्र शुरू हुआ है, वहां भी हंगामा मचा हुआ है। अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ, इसको लेकर जयराम रमेश ने बड़ा गंभीर सवाल उठाया है। एक बार देखते हैं उन्होंने ट्वीट किया है और क्या लिख रहे हैं जयराम रमेश, वो हम लोग देखते हैं। उन्होंने लिखा है, कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पैरा मिलिट्री फोर्सेस
न्यूज़ जो सीधे गृह मंत्री को रिपोर्ट करती हैं, उन्होंने भारत के युवाओं पर जो बर्बरता की उसे 14 दिन बीत चुके हैं। 20 जुलाई से गृह मंत्री जानबूझकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से नदारद रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्रालय के कामों के लिए जवाबदेही लेने से इनकार कर दिया है। वे ये बताने से भी इनकार कर रहे हैं कि किसने सीआरपीएफ को छात्रों के खिलाफ मेटल पैलेट गन इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। अगर सरकार संसद का इस तरह बेशर्मी से अनादर करे तो संसद कैसे काम कर सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। और सबसे बड़ी बात तो अमलेंदु जी की अमित शाह अगर नहीं आ रहे हैं स्पीकर के कहने पर भी, तो स्पीकर को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनकी अहमियत रह क्या गई है इस सदन में। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, क्या अहमियत रह गई इस सदन में, ये भी बिल्कुल साफ बात है, समझी जा सकती है समीर जी। और प्रधानमंत्री मतलब गृह मंत्री नहीं आ रहे हैं, लेकिन समीर जी गृह मंत्री सदन में भले नहीं आए, लेकिन डराने धमकाने का काम जो है बदस्तूर जारी है। डराने धमकाने का काम जो है वो लगातार जारी है। जो अनशन पर भी बैठी थी, आमरण अनशन पर दानिश, जो जेएनयू छात्र संघ की जो सेक्रेटरी हैं, अब वो मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, उनके घर कल जो है वो मध्य प्रदेश पुलिस गई है और उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया समीर जी, वो भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से डराने धमकाने का काम जो है वो जारी है अमित शाह जी की, पुलिस का और उनकी बीजेपी का इस तरीके से। और इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि जो सब कुछ हुआ वो उसके पीछे अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी सदन के अंदर आए इस्तीफा दें जी, ना वो सदन के अंदर आए ना इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन पुलिस की कार्रवाइयां जो हैं जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां बदस्तूर जारी हैं। बिल्कुल सुन लेते हैं जो बयान जारी किया है नेहा ने, आयशा दानिश ने, जो कि कैसे उनको वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, पुलिस आकर उनको परेशान कर रही है, वो बयान सुन लेते हैं। उसके बाद अभी बहुत सारी खबरें हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा में चंदा चोरी, जो चढ़ावा चोरी का मामला है वो गंभीर हुआ जा रहा है, और बाकी और क्या खबरें हैं पहले सुन लेते हैं दानिश का क्या कहना है, क्या आरोप लगाए हैं उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस के ऊपर। साथियों, क्या इस देश में महिलाओं का पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करना अब गुनाह हो गया है? क्या इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे भ्रष्टाचार पर सवाल उठाना गुनाह हो गया है? आज पुलिस के द्वारा मेरे गांव में पहुंचा जाता है, वहां पर लगातार मेरे गांव के लोगों को, मेरे परिवार वालों को धमकाने की कोशिश की जाती है, डराने की कोशिश की जाती है, बार बार पूछताछ की जाती है मेरे बारे में कि मेरा नंबर क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरे माता पिता कहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं। ये तमाम तरीके अपना कर वो यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह जो भी लोग इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको डराया जाए, उनको धमकाया जाए। मैं पुलिस वालों से और भाजपा सरकार से यही कहना चाहूंगी कि आखिर आप इतने डरते क्यों हैं? आखिर आप इस तरह के हथकंडे अपनाकर हमारी आवाजों को क्यों दबाना चाहते हैं? मैं एक बालिग महिला हूँ, जेएनयू में रिसर्च कर रही हूँ, जेएनयू की स्टूडेंट यूनियन में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, किसी तरह की पूछताछ करनी है, तो आप आइए, मेरे हॉस्टल में आइए, मुझसे यहाँ आकर पूछताछ कीजिए। आपका ये डराने और धमकाने की पॉलिटिक्स अब इस देश में नहीं चलेगी और हम इससे डरने वाले नहीं हैं। तो ये किस तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस बार बार वहां जाकर और उनसे पूछताछ कर रही है, उनके बारे में जानकारी जुटा रही है, कुल मिलाकर एक दबाव बनाना, डराना धमकाना कि अब दोबारा मत चले जाना जंतर मंतर पर इस तरीके से प्रदर्शन करने और भूख हड़ताल करने। अमलेंदु जी। बिल्कुल 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 समीर जी, ये धमकाने का एक तरीके से जो प्रयास किया जा रहा है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये प्रयास जो है ये बीजेपी अब किस तरीके से कर रही है, धमका के ही आप शासन करना चाहते हैं। लेकिन ये धमकियां क्या काम में आएंगी? सवाल ये, चूंकि जिनको भी आप धमकाने की कोशिश कर रहे हैं वो छात्र, मतलब उसका प्रतिरोध और बढ़ता चला जा रहा है। ये सरकार समीर जी अभी तक ये समझ ही नहीं पा रही है कि आपका दमन चक्र जो है इस नई पीढ़ी पर काम नहीं कर सकता। आप देखिए जो छात्र पिटे वो लौट लौट के आए और फिर कैसे कह रहे हैं, पुलिस अंकल वास्ते गुनोहिया क्या है, पता नहीं क्या हो, वही जाने क्या है, पुलिस अंकल वास्ते गुहिया गुहिया जो भी गुनिया जो भी है, मतलब वो कह रहे हैं पुलिस अंकल को। तो यानी वो पिट रहे हैं, उसके बाद आकर फिर आप पिटाई को भी माहौल में उड़ा दे रहे हैं। तो भाई इस पीढ़ी से आप कैसे निपटेंगे? अमित शाह का आप देखा होगा आपने, वहां तो कह रहे हैं कि आपके पास है नहीं, कि आप चला ही नहीं रहे, हम तो वही देखने आए थे कैसे चलाते। अरे बड़ा बड़ा गर्मी हो रहा है, वो क्या पानी वाटर कैनन का व्यवस्था नहीं है कुछ, तो ये मतलब पिट रहे हैं और कह रहे हैं कि वाटर कैनन की व्यवस्था नहीं है। अरे वो आंसू गैस का गोला नहीं है, वो दीजिए ना, एक ठो चलाइए ना।
बिल्कुल। तो ये और उनके खिलाफ आप अगर जितना करेंगे आपको उतना ही नुकसान होगा, ये दिखाई पड़ रहा है, उसकी रिएक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी। और इधर लगातार जो खबरें आ रही हैं, अपडेट जो बाई इलेक्शन में जो आज काउंटिंग हो रही है, बांकीपुर हो चाहे दतिया, दोनों ही जगह बीजेपी के कैंडिडेट के पिछड़ने का जो एक अंतर है वो बढ़ता जा रहा है। बांकीपुर में ये 5,500 के करीब से वोटों से लीड लिए हुए हैं प्रशांत किशोर, बीजेपी कैंडिडेट वहां पीछे चल रहे हैं। लेकिन अमलेंदु जी, हम लोग अभी देख रहे थे जब प्रोग्राम करने से पहले जब खबरों को देख रहे थे, हमने देखा कि वहां मिठाइयों के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। हाँ, बीजेपी ने दे दिए 200 किलो लड्डू के ऑर्डर बन चुके हैं लड्डू। तो बांटेंगे कहाँ? हारने के बाद भी हो सकता है बांटे। हाँ, हो सकता है हारने के बाद भी बांटे। वहाँ तो उत्सव जीवी है ना सब, उत्सव करना है, किसी भी बहाने करना है, किसी बहाने कर लेंगे उत्सव। लेकिन सोशल मीडिया पे हम कुछ ये भी देख रहे थे कि कुछ भी हो बाद में बीजेपी कैंडिडेट जीत जाएगा, कुछ लोग ऐसा भी लिख रहे थे। बहरहाल क्या होता है, अभी तो लगातार लीड बनाए हुए हैं प्रशांत किशोर लगभग 5,500 वोटों से। और ये भी गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, अब इस पे बहाना नहीं होगी किसी की, और लड्डू भी गेरुआ है। जी, देखते हैं कि किसने बनवाए हैं, क्या कुछ वो कह भी रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, सुन लेते हैं। नितिन नवीन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद। मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। सम्राट बाबू का है, तुमका भी आवाज लगाइए। नितिन नवीन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए, तो ये यहाँ पर ये लड्डू सुबह ही ऑर्डर दे दिए गए और शायद ये पता रहा होगा कि जीत गए, लेकिन ये आशंका जाहिर की जा रही थी पहले से भी अमलेंदु जी की वोटिंग परसेंटेज इतना कम है, ये शायद उसी का नतीजा है जो कुछ जंतर मंतर पर किया गया, जो कुछ चढ़ावा चोरी में जिस तरीके से मंदिर को लूटा गया, इन सारी चीज़ों का ही नतीजा था कि जो बीजेपी के समर्थक लोग थे वो वोट देने नहीं निकले। और अभी ब्रेकिंग आ रही कि 6,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। हाँ, ये आ रही है 10वें राउंड के बाद जो है 6,000 से ज्यादा वोटों से आगे प्रशांत किशोर इस समय चल रहे हैं। 10वें राउंड के बाद 6,011 वोट से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। ये खबर अभी आ रही है समीर जी। और बांकीपुर में, और उधर वहाँ भी दतिया जो है वहाँ भी कांग्रेस लगभग 16 से वोट से आगे चल रही है 5वें राउंड के बाद। ये बता रहे थे हमारे अविनाश जी अभी थोड़ी देर पहले। समीर जी, तो अभी अब जो आगे की अगर कुछ राउंड की गिनती और पूरी होती है वो भी अपडेट देंगे, लेकिन अभी बांकीपुर में प्रशांत किशोर बीजेपी कैंडिडेट से 6,000 से ज्यादा वोटों की लीड बनाए हुए हैं। और दतिया में कांग्रेस कैंडिडेट वो बीजेपी से 1,600 से ज्यादा वोटों की लीड बनाए हुए हैं। तो ये अभी यहाँ पर जो उपचुनाव के जो रुझान है उसके जो काउंटिंग चल रही है वो हमने आपको बताया। और वहाँ बांकीपुर में बीजेपी की तरफ से सुबह से ही लड्डू वगैरह बनवाया जा रहा है। अब वो बांटने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अभी तक का जो रुझान दिखाई पड़ रहा है उससे तो लग रहा है कि शायद बांटने का मौका ना मिले। हालांकि हो सकता है कि हार के बाद भी बांटे, कोई जरूरी नहीं है। जी अविनाश जी, कुछ और अपडेट? दतिया सीट से 1786 वोटों से कांग्रेस के घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं 6वें राउंड के बाद में। अच्छा, हाँ, 6वां राउंड, 6 राउंड हो चुके हैं और ये लीड लगातार बढ़ती जा रही है। अब 1786 वोट की हो गई है। तो ये बांकीपुर में हाँ जो 6200 वोटों की जो लीड चल रही थी वो अभी बनी हुई है। प्रशांत किशोर को 20,059 वोट मिले हैं और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको 14,048 वोट मिले हैं। हाँ, तो ये अपडेट है वहां पर, यानी दोनों ही सीटों पर लगातार बीजेपी कैंडिडेट्स के पिछड़ने का जो अंतर है, मार्जिन है, वो बढ़ता चला जा रहा है। यानी चाहे वो दतिया हो, वहां पर 1,700 से ज्यादा अब हो गया है और बांकीपुर में 6,000 वोटों से ज्यादा वोटों से पिछड़े हुए हैं। और इन सब के पीछे ये जो जेन जी की नाराजगी है अमलेंदु जी, एक बड़ा कारण है। चूंकि चुनाव के दौरान भी ये साफ दिखाई पड़ रहा था, बीजेपी के कोई बड़े नेता जानबूझ के लग रहा है बाई इलेक्शन में नहीं गए, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कई बाई इलेक्शन तक में चले जाते हैं, बड़े नेता भी बहुत सारे जाते हैं। जी, बड़े नेता चले जाते हैं और ये एक तरह से देखा जाए तो ये
बड़े नेता जो हैं वो नहीं गए, और क्यों नहीं गए इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं। लेकिन समीर जी, फिर एक बार लोकसभा जो है वो स्थगित कर दी गई है, चूंकि अमित शाह के खिलाफ सदन में जबरदस्त नारेबाजी हुई और अमित शाह सदन में नहीं आए। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक फिर से स्थगित करनी पड़ी। तो एक बार देखेंगे उसको भी, चूंकि पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी, लेकिन 12 बजे जब असेंबल हुई लोकसभा तो फिर वहां पर अमित शाह को बुलाने की मांग की गई। सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा हुआ और फिर हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही तो 11 बजे ही स्थगित कर दी गई थी, 2 बजे तक के लिए। तो अब दोनों सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए। हाँ, दोनों सदन अब 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए। 2 बजे भी सदन चलेंगे कि नहीं चलेंगे ये देखना होगा समीर जी, कि वो चल भी पाएंगे 2 बजे तक कि नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन एक बार देखते हैं किस तरीके से 12 बजे जब सदन स्थगित की गई, एकदम आपको वही दृश्य दिखाई पड़ेगा जो सुबह 11 बजे दिखाई पड़ा था, एकदम सेम पैटर्न पर। हाँ हाँ बिल्कुल समीर जी, अभी उसका विजुअल जैसे ही आएगा वैसे हम विजुअल दिखाएंगे, क्योंकि अभी ये सूचना आई है तो हमने अभी ब्रेक किया है। विजुअल आती है, विजुअल भी हम दिखाते हैं। बिल्कुल, और एक बार अब चलते हैं जरा उत्तर प्रदेश को भी देख लेते हैं। वहां भी आज मानसून सत्र शुरू हुआ है विधानसभा का, और सत्र शुरू होते ही वहां सरकार घिरी हुई है तमाम मुद्दों पर, और सबसे बड़ा तो यहां, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि संसद की जब लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे जब स्थगित की गई किस तरीके से। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात को सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 माननीय श्री जयंत चौधरी जी। आदरणीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से अपने आज के कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित दस्तावेजों को सभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 माननीय श्री कीर्ति वर्धन सिंह जी। So, with your permission, on behalf of my colleague Shri Pankaj Chaudhary, I rise to lay on the table of the House the papers pertaining to the Ministry of Finance as listed at serial number 4 in today's list of business. आइटम नंबर 5 माननीय सुश्री शोभा करंडलाई जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरा नाम के सामने वर्णित दस्तावेज सदन के पटल पर रखी। आइटम नंबर 6 माननीय श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी। Honorable sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers pertaining to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against my name at serial number 6 in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 7 माननीय श्रीमती रक्षा खड़से जी। Speaker sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of paper in English and Hindi shown against my name at serial number 7 in today's list of business. आइटम नंबर 8 माननीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी। आदरणीय सभापति जी, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9 माननीय श्री सुधीर गुप्ता जी। माननीय महोदय, मैं कार्यसूची में क्रमांक 9 पर अपने नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध कारपोरेट विधियां संशोधन विधेयक 2026 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का हिंदी। प्लीज आप अपने जगह में जाके बैठिए, आप अपने जगह में बैठिए। प्रश्न यह है कि विधायक को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान करें। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनः स्थापित करें। आइटम नंबर 14 माननीय मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी। Sir, I rise with your permission to move for the leave to introduce a bill to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices and for matters connected therewith or incidental thereto. नोटिस टू अपोज इंट्रोडक्शन मिला है माननीय श्री DM खातिर आनंद जी से।
और माननीय श्री मनीष तिवारी जी से। प्रश्न यह है कि विधेयक के पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पुनः स्थापित करें। So I introduce the bill. 2 बजे तक 1-2 मिनट बाद। रिक्वेस्ट इज आपने अपोज करने के लिए कई सदस्यों ने, माननीय सदस्यों ने अपोज करने के लिए दिए हैं। अब उनको बोलने का मौका आप नहीं देंगे, नहीं देंगे। अपोजिशन से, विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है। अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे, नहीं देंगे? आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज़ अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट। यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा? सो सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष की मांग जैसे ही आती है उस पर कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। अमलेंदु जी, बिल्कुल विपक्ष की बात आती है स्थगित, और वरना जो है सरकारी काम सब हो रहे, सारे बिल प्रस्तुत कर दिए गए। सब जो है मतदान भी हो गया, पक्ष वालों के पक्ष, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, ये सब हो चुका। तो ये समीर जी देखा जाए, लेकिन ये समीर जी बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका इन उपचुनावों में लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इससे भी सबक लेने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई हैं, उस पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राजस्थान से सांसद हैं कामरेज अमरा राम, उन्होंने इसको लेकर क्या कहा है वो भी हम लोग सुन सकते हैं कि राहुल गांधी पर जो FIR दर्ज कराई गई है वो सुनते हैं अमलेंदु जी। लेकिन एक संसद परिसर से एक दिलचस्प तस्वीर भी आई है समाजवादियों की। एक तरफ जो पुराने समाजवादी दौर के कुछ साथी जो हैं वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार हाथ जोड़कर जय चले जा रहे हैं। इसको देखते हैं जरा फुल स्क्रीन पर। बहुत एक कहा जाए कि दुर्लभ किस्म की तस्वीर है। हाँ, बिल्कुल समीर जी, बहुत दुर्लभ किस्म की एक तस्वीर है। नीतीश कुमार जी जो हैं, बीजेपी की बांकीपुर में जो हार हो रही है उसके बाद समाजवादियों से बहुत प्रेम से मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पुराने समाजवादी ने समाजवादियों से शायद कह रहे हो कि अपनी शर्म ही ले लो समाजवादियों, हमको हो सकता है कह रहे हो, लेकिन क्या होता है, चिड़िया क्या चुग गई खेत फिर पछताए का हो, तो पछताने से क्या होगा? जो आपको करना तो आप कर चुके। लेकिन नीतीश कुमार जो है बांकीपुर में बीजेपी की हार से बहुत प्रसन्न नजर आते हैं। इस विजुअल से तो ऐसा ही लगता है। अब प्रसन्न है कि नहीं है ये तो वही जाने। बिल्कुल, और दिखाई आज ही दिखे हैं, बहुत कम दिखाई पड़ते हैं वहां पर, चूंकि अब राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं और मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा का मेंबर उन्होंने स्वेच्छा से कहा था कि हमने स्वीकार किया है। ऐसे उदाहरण बड़े कम देखे जाते हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर वो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था। ऐसा उन्होंने कहा था कि वो सारे सदन के सदस्य रह चुके हैं। उनकी भी बचपन से इच्छा थी राज्यसभा का सदस्य बनने की। हाँ। मोदी जी की तो इच्छा थी प्रधानमंत्री बनने की बचपन से। नीतीश कुमार की इच्छा थी राज्यसभा का सदस्य बनने की, तो राज्यसभा का सदस्य बन गए। मुख्यमंत्री का पद छोड़ के बचपन की इच्छाएं पूरी कर लेनी चाहिए। हाँ। तो उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा का मेंबर बनना स्वीकार किया था। बहरहाल ये उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि बहुत सारे उनके मित्र होंगे जो समाजवादी आंदोलन के समय के होंगे, साथ में काम किए होंगे, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देकर सरकार चलवा रहे हैं। बहरहाल, क्या राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से FIR हुई है वाराणसी में पप्पू यादव के नाटक के समय उनको वहां पर चंदा चढ़ाते हुए, उसको लेकर क्या कह रहे हैं CPM के सांसद अमरा राम? सुन लेते हैं उनको। ये सरकार का आवाज़ जनता की दबाने की कोशिश है। न FIR से दबेंगे, न कोई गिरफ्तारी से दबेंगे, न जेल से दबेंगे। इस देश के जनतंत्र की और संविधान की रक्षा करेंगे। हर जो जनता की आवाज़ है उसको कुचलने का काम मुकदमा बना करके, ED भेज करके, IB भेज करके करने हैं। निश्चित रूप से अभी भी संसद नहीं चला रहे हैं। ये संसद चलाने की प्रमुख जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। प्रतिपक्ष का सहयोग चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष ही नहीं चलाना चाहता। देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरे सत्र में एक दिन नहीं आए, केवल 1 मिनट के लिए
स्टार्टिंग में आए और ये मैं समझता हूँ जनतंत्र की हत्या करने की कोशिश है। बिल्कुल, अभी यहाँ पर आप वंदे मातरम को लेकर इतना करिए, उसको अपमान करने के लिए कानून बना दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, ठीक है, लेकिन लोकतंत्र का जो सम्मान और अपमान हुए जुड़ा हुआ है कि आप कितना उसकी कार्यवाही में आप हिस्सा ले रहे हैं। पूरा विपक्ष आपसे जवाब की मांग कर रहा है और आप दो के दोनों जो सबसे बड़े लोग हैं यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों नदारद हैं। और क्यों नदारद है, आप स्पीकर या राज्यसभा के सभापति उसका कारण भी नहीं बता पा रहे हैं। बिल्कुल समझिए, इस बीच खबर ये है कि दतिया से कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह जो हैं वो 1700 कुछ वोटों से यानी लगभग 1800 वोटों से आगे निकल चुके हैं और प्रशांत किशोर 10वें राउंड के बाद 6011 वोटों से आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल, वहां पे ये लीड लगातार बनी हुई है और लगातार बढ़ती जा रही है लीड वहां पर, यानी बीजेपी के कैंडिडेट्स दोनों जगह पीछे चल रहे हैं। दतिया में भी वहाँ कांग्रेस के घनश्याम सिंह आगे हैं और वहाँ पर आशुतोष तिवारी जो बीजेपी के हैं पीछे चल रहे हैं। बांकीपुर में प्रशांत किशोर 6000 से ज़्यादा वोटों की लीड बनाए हुए हैं। तो ये वहाँ के अपडेट हैं और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और चूंकि ये जंतर मंतर की घटना, चढ़ावा चोरी, इन सब के बाद ये उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव वाली सीटें जो हैं वो बीजेपी के बहुत ज्यादा प्रभाव वाली सीटें मानी जाती हैं, वहां पर हार होना जी। और दूसरा ये कि जो एक सीट है उस पे वो सीट उन्होंने खाली की थी जिनके आगे हनुमान जी को नचाया गया था गेरुआ वस्त्र पहनाकर। बाकी पर वही सीट है, पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, तो उन्हीं वही सीट है। हनुमान जी ने गदा पर टक्के मारी, हारने का जो मार्जिन है वो भी बड़ा है वहाँ, काफी बड़ा है और यह बढ़ता ही जाएगा। अब जो बढ़ता जा रहा है, ज्ञानेश कुमार जी की कोई कृपा ना हो जाए अगर तो, लेकिन अब हो सकता है कृपा के बाद भी जो है वो कृपा काम न कर पा रही हो, ये है इसमें। वो देखते हैं और ये अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं और अभी देते रहेंगे, क्योंकि काउंटिंग भी बड़ी स्लो हो रही है अमलेंदु जी। बहुत ज्यादा वोट नहीं पड़े हैं लेकिन अभी तक 8 राउंड 7 राउंड की काउंटिंग। बांकीपुर में तो कितना हुआ था अविनाश जी? 34% को वोट पड़े, 34%। और उसके बाद भी आप मतलब इतना धीमे करा रहे हैं और हार रहे हैं जी। बिल्कुल, तो यहाँ पर काउंटिंग भी बड़ी स्लो चल रही है लेकिन हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं वहां से जो खबरें मिल रही हैं पटना से। बहरहाल यहाँ राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी में जो FIR हुई है उसको लेकर महुआ मांझी क्या कह रही हैं, उनको भी सुनते हैं सांसद। देखिए, ये तो लोगों का राइट है कि किसी पर भी FIR दर्ज किया जाए, लेकिन उसमें जांच के बाद सही गलत का निर्णय होना चाहिए। तटस्थ भाव से जांच करके अगर दोषी है तो दोषी है, नहीं है तो मुझे लगता है ये न्यायालय का मामला है। जिस तरह से स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था नीट को, तो यहाँ FIR हो रही है क्या उस मुद्दे को संसद में उठाने को लेकर, जो कि पप्पू यादव ने, हमने दिखाया भी था कैसे वहाँ पर एक नुक्कड़ नाटक जैसा कार्यक्रम किया जिसमें वो चंदा चढ़ावा चोरी कर रहे हैं और उसमें लोग पैसा दे रहे हैं। तो पैसा चढ़ावा चोरी करने वाले और का नाटक करने वाले और उसमें पैसा देने का नाटक करने वाले, इन लोगों के खिलाफ FIR हो जाती है अमलेंदु जी। और जो सच में जो चढ़ावा चोरी का पैसा पूरा लूट ले गए उसको तो चोरी भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो सैकड़ों करोड़ रुपए लूटा गया है वहां पे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। समझिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सैकड़ों करोड़ रुपया जो लूटा गया और वो लूटा किस तरीके से गया ये भी सब जो है वो जानते हैं। लूटने वाले कौन है इसको भी लेकर सवाल है और डिम्पल यादव भी पूछ रही है कि भाई जिनको लूटा जिन्होंने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और चंदा चोरों के खिलाफ जो है FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही है। बच्चे सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं, जैसा हम लोगों ने जिक्र किया कि भाई आपको ये मालूम पड़ेगा कि 400 हैंडल पाकिस्तानी थे, 2800 जो थे अपराधी थे उस आंदोलन में, लेकिन ये मालूम नहीं पड़ा कि चढ़ावा चोर कौन थे और कहाँ चले गए, चढ़ावा चोरी करके कहाँ चले गए, ये आपको अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। अमित शाह जो नहीं आ पा रहे हैं, 20 जुलाई से अब तक 14 दिन हो चुके हैं, 14 दिन से गायब हैं। 20 जुलाई के बाद से जयराम रमेश सवाल पूछ रहे हैं कि संसद उनकी वजह से नहीं चल पा रही है, जो रोज अच्छा हमारा मीडिया भी कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि भाई अमित शाह के ना आने की वजह से संसद नहीं चल पा रही है। कितने अरब रुपए का अब तक देश की जनता का नुकसान हो चुका पैसे का। टीवी चैनलों पर कोई बहस इस बारे में नहीं देखने को कोई बहस इसको देखने को नहीं मिल रही है। तो ये सवाल जो समीर जी उठ रहे हैं, बिल्कुल ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है कि वो जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जिस बर्बरता से उन पर हमला किया गया उस पर जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आए। अब 2 बजे तक के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित की गई है, देखते हैं 2 बजे के बाद क्या होता है। लेकिन इधर जो अपडेट आ रहे हैं यहाँ पर चुनाव नतीजों के, जो उपचुनाव हुए थे, चाहे वो बिहार की बांकीपुर सीट हो या
मध्य प्रदेश की दतिया सीट हो, दोनों पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पिछड़ती चली जा रही है और ये पिछड़ने का मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है। बांकीपुर में अब 6500 वोटों से लीड लिए हुए हैं प्रशांत किशोर। आगे अभी और क्या अपडेट होता है, क्योंकि काउंटिंग ऐसा लग रहा है कि बहुत धीमी चल रही है। अब तक 1 बज रहा है, अब तक तो एक निर्णायक काउंटिंग हो जानी चाहिए थी जिससे पता लग जाता कि कौन किधर जा रहा है, लेकिन अभी 8-10 राउंड की ही काउंटिंग अभी हो पाई है। आगे क्या कुछ होता है हम आपको अपडेट देते रहेंगे और इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।